नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2024 का चुनाव, कहां बढ़ेंगे भाव। देश अब पूरी तरह से चुनाव के रंग में रंग गया है। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और रैलियां और रोड शो भी अपने उफान पर है। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड रखने के साथ साथ ये भी कहा है कि अब तक का विकास तो सिर्फ एक ट्रेलर था, आगे तस्वीर और बदलने वाली है। यानी चुनावी बाद कई सेक्टर में हम देखेंगे कि आने वाले समय में कुछ बड़े बदलाव और कुछ बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। सरकार चाहे कोई भी आए, लेकिन ये तय है कि बड़े बदलाव की बयार अब और तेज होने वाली है। इन बदलावों से कौन सी कंपनियों के सितारे चमकेंगे, इलेक्शन के समय किन शेयरों के सिलेक्शन से आपके पोर्टफोलियो में दमदार रिटर्न मिलेगा। हमारे खास शो 2024 का चुनाव, कहां बढ़ेंगे भाव में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो पहले आपको बता देते हैं कि इस शो में क्या कुछ खास होगा। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद होंगे। हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से अविनाश गुरशकर जी और कुछ ही देर में आईएफएल सिक्योरिटीज से गिरीश सोडानी जी भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम इस शो में समझेंगे कुछ ऐसे सेक्टर और ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि इलेक्शन के दौरान आपको नज़र में रखने हैं। आप उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब नई सरकार बन जाएगी तो उन सेक्टर से जुड़े, उन कंपनियों से जुड़े कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सरकार कोई भी आए या जाए, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं, स्टॉक्स हैं जिनको लेके ऐलान होना काफ़ी लाजमी है और आने वाले समय में हम इन सेक्टर से जुड़े ऐलान देखेंगे। तो ऐसे में किन स्टॉक्स, किन सेक्टर पे नज़र रखनी चाहिए, ऐसे डिफेंसिव भी अगर देखेंगे तो किन स्टॉक्स को आप प्ले कर सकते हैं चाहे कोई भी सरकार आए। और अगर मोदी सरकार वापस आती है तो उनका कुछ ही दिन पहले अभी मैनिफेस्टो भी आया था, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाली सरकार, अगर मोदी सरकार ही आती है, तो फिर उनका फोकस किन किन स्टॉक्स, किन सेक्टर पे रहेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर सरकार उसके अलावा और कोई भी आती है तो फिर आपको नज़र कहाँ रखनी है, एज अ डिफेंसिव आप किन स्टॉक्स में प्ले कर सकते हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक होते हैं, ये ऐसे सेक्टर होते हैं जिन पर कि अमूमन हर सरकार का फोकस रहता ही है आगे डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। अविनाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से, और आईएफएल सिक्योरिटी से गिरीश सोडानी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। अविनाश जी, चुनावी माहौल अब शुरू हो चुका है, तो ऐसे में तो एक थोड़ा व्यू आपसे मार्केट पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि इस बीच काफ़ी कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी अपनी तरफ है, अर्निंग सीजन भी चल रहे हैं और उसी बीच अब इंडिया में अपने ही डोमेस्टिक फैक्टर्स काम कर रहे हैं और फोकस अब पूरी तरीके से भारतीय बाजारों का चुनावों पर है। तो यहाँ से जून तक, यानी कि जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक, आपको क्या लगता है भारतीय बाजारों की चाल आगे कैसी रह सकती है, और अभी तक जो दूर है मार्केट से, क्या ये सही समय है, अब उन्हें एंट्री ले लेनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से इलेक्शन के टाइम पे आपको बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। आज तो पहले चरण का इलेक्शन का शेड्यूल शुरू हो जाता है। बट मेरे ख्याल से जून 4 तक आपको बहुत वॉलेटिलिटी ऊपर-नीचे मार्केट में ऊपर-नीचे चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज़ आएँगे, बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे भी आएँगे कि कहीं पे रूलिंग पार्टी आगे है, कहीं पे रूलिंग पार्टी पीछे है। प्लस जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, वो भी थोड़ी-सी फ्रेजाइल है। हमने इज़राइल इराक का जो मामला देखा है, वो अभी काफ़ी आगे कैसे बढ़ता है, वो भी मार्केट्स क्लोज़ली वॉच करेगा। प्लस ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का रुपया का वीकनेस हो गया है, वो भी एक फैक्टर है जो मार्केट्स को थोड़ा-सा वोलेटाइल और थोड़ा-सा इन द नियर टर्म वीक रखेगा। तो ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट होंगे, तो मेरे ख्याल से देखिए इंडेक्स को हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाएँगे। आपने सही कहा कि अच्छी कंपनी अगर अच्छे वैल्यूएशन पे मिलती है, तो हम इंडेक्स को बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि होपफुली इलेक्शंस होने के बाद इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है, नया बजट आएगा, वो सारा मेरे ख्याल से ये दर्शाता है कि मार्केट्स आने वाले दिनों में अच्छी तरह से आगे रीरेट होगा। तो आई थिंक बेटर टू बी स्टॉक स्पेसिफिक रादर देन इंडेक्स स्पेसिफिक, और यही मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो रणनीति ये बना के चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स भी हम इस शो में समझने की कोशिश करेंगे, जहां पर कि
आपको नज़र रखनी है। कुछ ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे, एक बुके ऑफ पोर्टफोलियो आपके लिए तैयार होगा जो कि अभी से लेकर इलेक्शन तक आप उनको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो उसके बाद भी ये स्टॉक्स आपको कमा कर देंगे। तो गिरीश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं? आपका पहला स्टॉक कौन सा होगा? उसके पीछे की वजह क्या है जिस कारण आपने उस स्टॉक को चुना, ये भी बताइए। मेरा पहला जो स्टॉक है वो पीएसयू बेस्ड ही है, क्योंकि हमारा फोकस थोड़ा सा पीएसयू कैटेगरीज पे ज्यादा चला जाएगा। तो हमने जो पहला स्टॉक लिया है वो जीएसएफसी है। तो फर्टिलाइजर स्टॉक है। आगे आने वाले जो 3 महीने 4 महीने का टाइम फ्रेम है वो मानसून का है। मानसून का डेटा भी जो रिलीज हुआ है वो थोड़ा बेटर हुआ है, तो उस कंपेरेटिवली हमने ये स्टॉक चूज करा है। ऑर्डर बुक्स कंपेरेटिवली बहुत अच्छी हैं। कंपनी का जो रिसेंट एक अनाउंसमेंट था उसमें 4100 का एक करोड़ का एक कॉपस बनाया हुआ उन्होंने, जो आगे जाके एक कैपेक्स प्लान के तरीके से 5 साल के लिए यूज करेंगे। एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। कहीं पे भी ये स्टॉक थोड़ा सा सस्ता है क्योंकि इसका जो पीईओ है वो 12 है, एंड जो इंडस्ट्री पीई की हम बात करते हैं वो 24 है, और बुक वैल्यू के हिसाब से भी ये स्टॉक थोड़ा सा सस्ता बैठ रहा है। तो उस कंपेरेटिवली में हमें ये स्टॉक काफी पसंद आ रहा है। लक्ष्य कहीं पे भी हम 280 का लेके चल रहे हैं अगले 6 महीने। राइट, तो अगले 6 महीने के लिए देखिए ज़्यादा समय भी आपको नहीं देना है। शॉर्ट से मीडियम टर्म का ही नज़रिया अगर आप रखते हैं तो आपको 280 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करके चलिए। जीएसएफसी में शानदार ट्रिगर्स भी बताए अभी गिरीश जी ने। मजबूत ऑर्डर बुक है, 5 साल के लिए 4100 करोड़ के कैपेक्स की भी योजना है, और मॉनसून के लिहाज से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा प्ले भी है उसको देखते हुए। और इलेक्शन वाइज भी जीएसएफसी काफ़ी अच्छा स्टॉक रहेगा अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला स्टॉक आपके लिए। अविनाश जी, आपके सूची में पहला स्टॉक कौन सा होगा? पूजा, मेरा पहला स्टॉक डिफेंस सेक्टर से होगा। हमको कोचिन शिपयार्ड की कंपनी काफी पसंद है। देखिए, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी आया कि वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को काफी फोकस देने की बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है। यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो करीबन 4000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इस साल हमारा मानना है कि कम से कम 600 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आएगा, और आने वाले साल दैट इज FY25 के लिए हमारा मानना है कि कम से कम 730-750 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, रेवेन्यू विजिबिलिटी इस कंपनी की बहुत स्ट्रांग है। प्लस अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ये बिल्ड कर रही है। डोमेस्टिक मार्केट्स में तो इनके पास काफी अच्छे ऑर्डर्स है। तो हमारा मानना है कि करंट प्राइस से अच्छी खासी कमाई यहाँ पे आपको मिल सकती है। करीबन 1300 रुपए का हमारा नियर टर्म का टारगेट है, तो इसमें एक निवेश बन सकता है। और डिफेंस, मुझे लगता है जब नई गवर्नमेंट बनेगी, नई बजट अनाउंस होगा, तो डिफेंस को लेके वापस बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है, क्योंकि ये मल्टी ईयर थीम है। तो कोचिन शिपयार्ड टारगेट प्राइस करीबन 1300, करीबन 8 से 12 में। ठीक है, मल्टी ईयर थीम है कोचिंग शिपयार्ड। ट्रिगर्स भी आपको बताए, बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनियों में से एक है, और अगले साल जैसा कि अविनाश जी भी बताए थे कि उनके एनालिसिस के मुताबिक 600 से 700 इस साल 600 करोड़ की मुनाफा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत है, 4000 करोड़ की ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। और इस बीच हमने देखा भी कि शिपिंग कंपनियां, डिफेंस कंपनियां फोकस में भी काफ़ी थी, बाजार काफ़ी टूटा, लेकिन हमने देखा कि डिफेंस और कंपनियां जो थी उनमें इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली है। इस मौके पर भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है। अगर एक साल के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो 1300 तक के लक्ष्य यहाँ पर आ सकते हैं। ऑलरेडी एक साल में 350% का रिटर्न ये शेयर दिखा चुका है। अभी भी आप रखेंगे, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। चलिए, एक स्टॉक आपको बता दिया है डिफेंस स्पेस से और एक फर्टिलाइजर स्पेस से। गिरीश जी, अब दूसरा स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा होगा? सेम मेरे लिए पीएसयू ही है। जो दूसरा स्टॉक है वो मैं रेलवे से लेना चाहूंगा, वो आईआरएफसी है, क्योंकि देख रहे हैं कि हम रेलवे का जो एक्सपांशन प्लान है वो काफी अच्छा तरीके से निकल के आया है। अगर हम स्ट्रांगली कैंडिडेट के तौर पे बात करें तो 10 से 12 लाख करोड़ का एक मेगा प्लान है जो गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में ऑलरेडी बता चुकी है। कहीं पे भी जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि रेलवे इकोसिस्टम को डेवलप करना या फिर स्टेशन को रीस्टोर करना, तो ये दोनों तीनों स्ट्रक्चर्स में कहीं पे भी इकोसिस्टम में आईआरएफसी बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर निकल जाता है। ऑलरेडी अपने अच्छे डिविडेंड्स को लेके एक माना जाता है स्टॉक, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट सिचुएशन है कहीं पे भी हमें डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो उस वजह से भी, एंड ये को बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है कि ये अपना डेट काफी लेवल तक रीस्ट्रक्चर करने के प्लानिंग में है। तो जो हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये अपना पूरा डेट ऑलमोस्ट रीस्ट्रक्चर कर चुका होगा। तो कहीं पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आता है। 185 का मेरे लिए लक्ष्य है आईआरएफसी का। बट अगर किसी को भी कैंडिडेट के लिए रखना है अपने पोर्टफोलियो में तो 1.5 से 2 साल के टाइम फ्रेम के लिए भी रख सकता है।
ओके, तो IRFC शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो भी IRFC अच्छा लग रहा है। 185 के लेवल्स अगले 6 महीने में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको 1.5 से 2 साल के लिए होल्ड करते हैं तो भी और अच्छे लेवल्स यहाँ पर दिखेंगे। और रेलवे स्टॉक्स ये एक ऐसा और सेक्टर है जहाँ पर कि इस सरकार का फोकस है, और रेलवे से जुड़े भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स आने वाले समय में होंगे। वैसे तो हमने देखा कि स्पेस में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दिखा चुके हैं, लेकिन IRFC अभी भी आप इस पर नज़र रख सकते हैं खरीदारी करने के लिहाज से। ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज भी अच्छा लगा है IRFC का, तो यहाँ पर नज़र रखिए। और इसके अलावा एक और चीज़, जब गिरीश बता भी रहे थे कि डिविडेंड यील्ड्स भी अच्छे हैं, नतीजे भी आ सकते हैं, कर्ज कम करने पर भी कंपनी ने फोकस बढ़ाया है, और डेट रिडक्शन से जुड़ा कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव ही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव फंडामेंटल्स नज़र आ रहे हैं IRFC के लिए, तो इस पर आप नज़र रखिए। तो ये रहा रेलवे स्पेस से एक काउंटर। तो देखिए, अभी तक आपको हमने फर्टिलाइजर, डिफेंस और रेलवे, हर एक सेक्टर से जुड़ा स्टॉक हम आपके सामने एक एक करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर चुनाव तक अगर आप सिर्फ इन स्टॉक्स में SIP के को ध्यान में रखते हुए अगर इसमें निवेश करते हैं, SIP करते हैं इसमें, तो काफ़ी डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा रिस्क। अगर स्टॉक्स को एक एक करके हम देखें तो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हैं, अपने अपने सेक्टर्स की दिग्गज कंपनियां हैं, तो एक रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा अगर आप इन कंपनियों में हम निवेश करेंगे तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अविनाश जी, आपकी तरफ से दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? पूजा दूसरा स्टॉक रियल एस्टेट सेक्टर से होगा। हमको इस स्पेस में अनंत राज लिमिटेड पसंद है। देखिए, इस कंपनी की खासियत है कि ये नॉट ओनली रियल एस्टेट बिजनेस में एक दिग्गज प्लेयर है NCR रीजन में और गुड़गांव में, लेकिन इनके पास एक बड़ा डेटा सेंटर बिजनेस भी है जो इन्होंने 2 साल पहले शुरू किया था। अगर रियल एस्टेट के बिजनेस की बात करें तो ये एक कैश काउ बिजनेस है। गुड़गांव में इनके पास करीबन 200 एकड़ जमीन है, प्लस अभी डेटा सेंटर में इन्होंने करीबन 6 मेगावाट की कैपेसिटी डाली है। एंड तक, यानी दिसंबर 24 तक कंपनी मैनेजमेंट का मानना है कि वो 28 मेगावाट तक जाएंगे। हमारा मानना है कि अगले साल, दैट इज FY 25-26 के लिए करीबन 250 करोड़ प्योरली डेटा सेंटर बिजनेस से आएगा, और ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस साल हमको लग रहा है करीबन 240-235 करोड़ का प्रॉफिट इस साल अंतराज रिकॉर्ड करेगी, जो पिछले साल 150 करोड़ था, और FY 25 के लिए करीबन 350-350 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी अगर करीबन 8 से 12 महीने का व्यू हम लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि 425-430 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबली मिल सकता है। तो ये हमारी तरफ से एक अच्छा वैल्यू पिक है, जो इलेक्शंस अच्छे हो, खराब हो, मार्केट वोलेटाइल हो, इसमें डेफिनेटली अच्छी तेजी आएगी। रिजल्ट्स 24 अप्रैल को है, तो नंबर्स मेरे ख्याल से काफी अच्छे आने की होगी। बढ़िया वैल्यू पिक, डिफेंसिव काउंटर, नतीजे कोई भी आए अनंत राज को फर्क नहीं पड़ेगा। रियल एस्टेट तो इनके लिए अच्छा कर ही रहा है, डेटा सेंटर में भी जो एंट्री की है वो भी काफ़ी फायदेमंद है, और अगले साल मुनाफे की भी करीब 350-250 करोड़ के मुनाफे की भी अनुमान लेकर चल रहे हैं अविनाश जी। तो एक साल के लिए 425 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलिए अनंत राज में। ये रहा एक रियल एस्टेट स्पेस से काउंटर आपके लिए। गिरीश जी, आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? जो मेरा ये स्टॉक है, ये मल्टीपल सेक्टर्स में काम करता है। ये एक है CG पावर क्वांटम रिव्स। तो बेसिकली अगर हम इसके पोर्टफोलियोज के ऊपर बात करें तो एक 3 वर्टिकल्स में काम करता है, जो अभी फिलहाल 2 वर्टिकल्स 100% एक्टिव हैं। एक है रेलवे और दूसरा है पावर सिस्टम्स। अच्छे ऑर्डर बुक्स है रेलवे में, करीबन 1092 का ऑर्डर साइज है इनका। पावर सिस्टम्स के अंदर 3500 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनकी। और जो अभी इनका नया बेबी डेवलप हो रहा है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो एक कंपनी बहुत एग्रेसिवली इसके ऊपर काम कर रही है। इसके पास ऑलरेडी 10,000 करोड़ की इंक्वायरी बुक्स ऑलरेडी आ चुकी हैं सेमीकंडक्टर पे। तो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर काफी अच्छे तरीके से कंपनी ने काम करा है। 37% का प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कहीं पे भी डेट का बहुत सिंपल सा रिड्यूशन करा है, जिसमें 16.9% का डेट ऑलरेडी कंपनी लेके आ चुके, जो एक कंपैरेटिवली एक इंडस्ट्री साइज के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। ओपीएम परसेंटेज पे भी अगर हम बात करेंगे तो 12 से 14% का, जबकि इंडस्ट्री ओपीएम ऑलमोस्ट 8.5% का बैठता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रहा है। कंपनी का जो मैनेजमेंट कमेंट्री भी है उस पे भी कंपनी कहीं पे भी 22 से 24% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ प्रोजेक्शन कर रही है, और जो FY 26 के लिए ऑलमोस्ट 33% का आ जाएगा। तो कहीं पे भी ये, क्योंकि अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस कहीं पे भी मूव करें, बट ये एक सेक्टर ओरिएंटेड स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें 2 या सेक्टर्स इन्वॉल्व है, तो पॉजिटिवली काफी अच्छा परफॉर्मेंस आता है। तो 600 तक का एक लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं अगले 6 महीने के लिए।
ठीक है, तो सीजी पावर अगले 6 महीने के लिए 600 प्लस के टारगेट। पावर में है कंपनी, रेलवे में है और अब सेमीकंडक्टर सेगमेंट में भी एंट्री कर चुकी है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और हर सेगमेंट में ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है सीजी पावर की। इस स्टॉक पर भी आप नजर रखिए। 5 स्टॉक्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जीएसएफसी, कोचिन शिपयार्ड, आईआरएफसी, अनंतराज और सीजी पावर। ये 5 स्टॉक्स अभी तक हमने आपको सुझाए। जी के 2 स्टॉक्स हो चुके हैं, गिरीश जी ने 3 सुझाए। अविनाश जी अब आपके पास आएंगे और आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? मुझे अगला स्टॉक हमारा एक ऑयल एंड गैस प्लेयर है जो पेट्रोनेट एलएनजी है। देखिए, पेट्रोनेट एलएनजी कंट्री का सबसे बड़ा एलएनजी प्लेयर है और काफी अच्छी तरह से पिछले 3-4 साल से परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इस साल हमारा मानना है कि FY24 के लिए करीबन 3,500 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, करीबन 24-25 रुपए की ईपीएस आएगी और अगले साल ये अर्निंग्स करीबन 29-30 रुपए आएगी। सबसे बड़ी बात, डिमांड एलएनजी के लिए काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है और इनका जो नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस कैपेसिटी है, इसका फायदा कंपनी को काफी मिलेगा। तो हमारा मानना है कि देखिए अभी 297, 298 पे चल रहा है, काफी वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, डिविडेंड्स भी ये काफी अच्छे देते हैं। तो करीबन 370, 375 का टारगेट प्राइस अगले 8 से 12 महीने में आपको कंफर्टेबली मिलना चाहिए। काफी अच्छा क्वालिटी स्टॉक है जो पोर्टफोलियो के लायक है, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्गर टर्म के लिए इसमें निवेशित रह सकते हैं। ओके, तो लॉन्गर टर्म के लिए भी और शॉर्ट से टर्म के लिए भी अच्छा लग रहा है पेट्रोनेट एलएनजी का स्टॉक, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स कुछ भी आएगा या नतीजे जो भी आएंगे, हम देखेंगे कि ये भी स्टॉक है कि जिस पर कि हर सरकार का, हर सेक्टर का फोकस रहता ही है। तो आप पेट्रोनेट एलएनजी स्टॉक पर भी नजर रखिए 375 के टारगेट्स के लिए। गिरीश जी, आपकी तरफ से अगला स्टॉक? अगला जो स्टॉक है वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा मार्केट साइज रखता है एंड हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में उसने अपना नेटवर्क फैलाया है, तो इस बार उसके प्रोजेक्शंस में काफी बेनिफिट्स मिलेगा। कंपनी ने जो अपनी एक्सपेक्टेशन रखी थी वो लास्ट ईयर 16% का अप्रोक्सीमेटली नेट ग्रोथ इन्होंने दर्ज कराया था, बट कहीं पे भी हमको ऐसा लग रहा है कि इस साल क्रॉम्पटन ग्रीव्स ऑलमोस्ट 30-35% के कैलकुलेशंस में आ जाएगा। उसका रीजन बिहाइंड ये क्योंकि इन्होंने अपने नए प्रोडक्ट लाइंस के ऊपर काफी काम करा। नए प्रोडक्ट्स के अंदर कूलर्स एंड इलेक्ट्रिकल फैंस के ऊपर इनका काफी अच्छा डेवलपमेंट भी रहा है। तो उस सेंस में कहीं पे भी हमको ऐसा लग रहा है कि जो इस टाइप का जो प्रोजेक्ट आ रहा है एंड जो रिजल्ट ओरिएंटेशन है उसमें काफी बेनिफिट्स मिलेगा। उस सेंस में 6 महीने का हम ऑलमोस्ट टारगेट रख रहे हैं, 300-350 के एक रेंज रख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले 1.5 महीने 2 महीने के अंदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के अंदर काफी तेजी दिखी है, बट कहीं पे भी ये थोड़ा सा सस्ता दिख रहा है उन कंपेरेटिवली में। इसलिए हम यहाँ पे 350 तक का एक अप्रोक्सीमेटली लक्ष्य रख के चल रहे हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए। ठीक है, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए 350 प्लस के लक्ष्य, 350 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आप 6 महीने के लिए भी इसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक स्टॉक है जिस पर कि आप नज़र रखिए। यहाँ पर भी कंपनी कर्ज में कमी और मार्जिन को अपने प्रोटेक्ट करने पर फोकस कर रही है, प्रोडक्ट रिस्ट्रक्चरिंग में तेज़ी से काम कर रही है। तो ये एक स्टॉक होगा जिस पर कि आप नज़र रखिए। ठीक है, तो ये एक स्टॉक रहा। अविनाश जी, अब आपकी तरफ से अगला स्टॉक बताइए। पूजा, अगला स्टॉक जो मेरा है वो वापस ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड है। ये कंपनी का नाम है दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, ये कंपनी करीबन 25-30 साल इंडिया में ऑपरेट कर रही है और स्पेशलाइज्ड ऑयल एंड गैस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि गैस डिहाइड्रेशन में इनका मार्केट शेयर करीबन 75% है। करंट ईयर में करीबन 9 मंथ्स में, फर्स्ट 9 मंथ्स दिसंबर तक इन्होंने 89 करोड़ का प्रॉफिट किया है। हमको लग रहा है कि पूरे साल के लिए करीबन 415-425 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, 120-125 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। अगले साल करीबन 160-65 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। अभी इस कंपनी में जो 2 बड़े ट्रिगर्स है, एक वो ये है कि इन्होंने डॉल्फिन ऑफशोर नाम की एक कंपनी खरीदी थी। ये सिख कंपनी थी, लेकिन अगले साल से कंपनी का मानना है कि ये प्रॉफिटेबल बनेगी और करीबन 70-75 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगी। सबसे बड़ी बात, डॉल्फिन ऑफशोर के पास 100 करोड़ के टैक्स लॉसेस है, तो मुझे लग रहा है कि अगले साल इनको काफी बड़े टैक्स ब्रेक्स भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, 1200 करोड़ की ऑर्डर बुक है, कंप्लीटली डेट फ्री बिजनेस है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि साल भर का नजरिया कोई लेता है तो करीबन 425-430 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। यहाँ से करीबन 1 साल में अच्छे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो दीप इंडस्ट्रीज पर भी आप नजर रख सकते हैं। गिरीश जी, आपकी तरफ से आखिरी स्टॉक, समय की थोड़ी कमी है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। अगला स्टॉक कौन सा होगा आपके जहां पर नजर रखनी चाहिए? उसी लेके चल रहे हैं हम।
द रीजन में ऑयल एंड गैस सेक्टर ही है, अच्छा कैपेक्स प्लान है, अप्रोक्सीमेटली 30,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। ऑर्डर बुक्स काफी अच्छी रहेंगी, इन कंपैरेटिवली काफी रीस्ट्रक्चरिंग भी चल रही है, ग्रीन हाइड्रो प्लांट्स और इन सब के प्लेस ईवी इकोसिस्टम्स रीस्ट्रक्चरिंग में भी, तो काफी डेवलपमेंट देख रहे हैं। डेट में ऑलरेडी काफी कम कर रही है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिविडेंड यील्ड अच्छा है, तो कहीं पे भी हमको अभी वही स्टॉक्स प्रेफरेबल ज्यादा दिख रहे हैं जिनका डिविडेंड यील्ड बेटर रहेगा। तो उस कंपैरेटिवली में हम यहाँ से 195 और 210 तक का एक लेके चल रहे हैं। अगर किसी को 6 महीने के लिए रखना है तो 190 का एक लेवल ले सकता है, बट ये लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन स्टॉक है जो अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखें। ठीक है, तो आईओसी भी है एक स्टॉक जिस पर कि आप नजर रख सकते हैं। ऑयल एंड गैस से बेहतरीन पिक आपके लिए 190 के लक्ष्य के लिए। अविनाश जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी तरफ से 10वां और आखिरी स्टॉक कौन सा होगा? मुझे आखिरी स्टॉक जो मुझे पसंद है वो पीएसपी प्रोजेक्ट्स है। देखिए ये काफी वेल एस्टैब्लिश्ड ईपीसी कंपनी है गुजरात से, 4,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है और इस साल हमको लग रहा है करीबन 165-70 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, तो करीबन 42-43 रुपीस की अर्निंग्स आएगी। कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री पोस्ट Q3 नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग थी, इनको कॉन्फिडेंस है कि इलेक्शंस के बाद और थोड़े ऑर्डर्स आने की उम्मीद है, तो करीबन 55 रुपए का अर्निंग FY25 के लिए आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो 6 से 12 महीने में करीबन 775-780 का टारगेट प्राइस पॉसिबल। तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीएसपी प्रोजेक्ट्स को भी आप अपने रडार पर रखिए। अगले एक साल के लिए 775 के लेवल्स यहाँ पर अविनाश जी देख रहे हैं। ऑलराइट, अविनाश जी, गिरीश जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए कि चुनावी सीजन में वो अपनी कमाई कहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो यहाँ पर बना है आपके लिए। फर्टिलाइजर, रेलवे, रियल एस्टेट, सभी सेक्टर पर फोकस किया हमने और उम्मीद है कि आपको इस शो के ज़रिए और इन स्टॉक्स के ज़रिए कमाई के मौके भी काफ़ी ज़्यादा मिले। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।